आपने चार्ल्स वुड के डिस्पैच तक को देखा। देखिए, चार्ल्स वुड और मैकॉले में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि मैकॉले हिंदुस्तान में लगभग 5 साल रहा, लेकिन चार्ल्स वुड कभी हिंदुस्तान नहीं आए। चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो है, इसे डिस्पैच कहते ही इसलिए हैं, डिस्पैच का अंग्रेजी में मतलब ही यही होता है कि भाई इसे डिस्पैच कर दो, मतलब भेज दो। बेसिकली चार्ल्स वुड ने अपना जो प्रपोजल था वो इंग्लैंड से भेजा था। मतलब ये चीज बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि उन्होंने कोई हिंदुस्तान में आके स्टडी नहीं किया था, लेकिन वो ओवरऑल हिंदुस्तान की एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहते थे। तो उन्होंने एक पूरा प्रपोजल बना करके हिंदुस्तान में भेजा। अब जाहिर सी बात है, किसको भेजा होगा? किसी डाकिये को तो भेजा नहीं होगा। उन्होंने वहां यहाँ के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को भेजा। डलहौजी को भेजने पर उसका यहाँ एवेल्युएशन किया गया और उसके अनुसार उनकी जो भी चार्ल्स वुड के डिस्पैच में रिकमेंडेशन की गई, मतलब आप समझो कि उन्होंने एक प्रपोजल बनाया जिसे वुड का डिस्पैच कहा जाता है। डिस्पैच इसीलिए कहा जाता है, डिस्पैच का मतलब भी माइन्यूट ही होता है, मैकाले माइन्यूट की तरह डिस्पैच का मतलब भी एक प्रपोजल ही होता है। उसमें प्रावधान थे एक तरह से, एक सिस्टमेटिक वे में एजुकेशन के हर एस्पेक्ट का उन्होंने लिखा और वो वहां भेजा। कहाँ भेजा होगा? कलकत्ता, क्योंकि उस टाइम हिंदुस्तान की जो कैपिटल है वो कलकत्ता ही। उसके बाद डलहौजी ने उसे इन टोटो का मतलब होता है पूर्णतया, माना भी और लागू भी कर दिया। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को इसीलिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है कि चार्ल्स वुड ने एजुकेशन के हर एस्पेक्ट को टच किया था और डलहौजी ने उसे इन टोटो ही लागू किया। इन टोटो मतलब पूरी तरह। तो कल हम लोग बहुत सारा डिस्कशन कर चुके थे चार्ल्स वुड के डिस्पैच पर। एक छोटा सा फैक्ट था जो मुझे आपको बताना था। और उसी के क्रम में टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाए गए। उसी के क्रम में वुमेन एजुकेशन के लिए भी व्यवस्था की गई। उसी के क्रम में यूनिवर्सिटीज बनाई गई। उसी के क्रम में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बनाया गया 5 ब्रिटिश प्रोविंसेस में। उसी के क्रम में ग्रांट एंड एड की व्यवस्था की गई और वो सालों चलती रही। मतलब वो व्यवस्था ऐसी नहीं थी, वो चलती रही कि 1854 बेसिकली ये हिंदुस्तान में लागू हो पाया लगभग 55 और 56 तक का। और इसी क्रम में ही गदर के दौरान भी 1857 में। अब आप ऐसे समझो कि अगर कहीं कोई विस्फोट होता है या कहीं कोई अव्यवस्था फैलती है या कहीं कोई विद्रोह होता है, तो जो सरकारी नीतियां हैं उन पर क्या फर्क आता है? कोई बहुत फर्क नहीं है। गवर्नमेंट ने जो अपनी नीतियां बना रखी हैं वो चलती रहती हैं। तो 1857 की म्यूटिनी का अंग्रेजों की एजुकेशन पॉलिसी पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ना ही उन्होंने 1857 के गदर के तुरंत बाद अपने एजुकेशन प्रोसेस को एवेल्युएट करने के लिए कोई कमीशन बनाया, बल्कि चार्ल्स वुड के डिस्पैच के अनुसार ही वो अपना काम करते रहे। लगभग उसके 27-28 साल बाद एक नया कमीशन बनाया गया जिसे हंटर एजुकेशन कमीशन कहते हैं। मूल रूप से ये जो कमीशन था ये सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बनाया गया था। अगर कहीं आता है सवाल तो इसे हमेशा सेकेंडरी एजुकेशन पे क्लिक करिएगा। था तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए, लेकिन मेन रीच ये सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ही बनाया गया। और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में इसे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है।
इस कमीशन का जो उद्देश्य था वो था कि जो 1880-82 के आसपास जो एजुकेशन का एलिमेंट्री एजुकेशन का जो लेवल था, एलिमेंट्री मतलब बेसिक एजुकेशन का जो लेवल था, उसे जांचना और परखना और ऐसे तरीके सरकार को सुझाना जिससे कि उसे इम्प्रूव किया जा सके और बढ़ाया जा सके। ऐसे तरीके सुझाने के लिए कमीशन का गठन किया गया था। इस कमीशन में लगभग 1 साल तक देश के डिफरेंट कॉर्नर्स में जाकर के जो स्कूल्स थे उन्हें देखा, लोगों से बातचीत करी, लोगों से सुझाव मांगे और बहुत सारे अन्य साक्ष्यों का एकत्रीकरण किया गया और उनके आधार पर कमीशन ने अपने कुछ निष्कर्ष निकाले और उन निष्कर्षों के आधार पर ही कमीशन ने अपनी संस्तुतियां दी। किसी भी कमीशन की जो रिपोर्ट होती है उसमें पहला पैरा यही होता है कि कमीशन का गठन सरकार के इस एक्ट के अनुसार या सरकार के इस गजट नोटिफिकेशन से किया गया है और उसका कमीशन के ये मेंबरान होंगे और ये मेंबर फिर उसके बाद कमीशन के कार्य का स्कोप कि भाई वो क्या क्या कार्य करेगा, फिर उसके बाद वो डाटा कलेक्शन करता है, ग्राउंड सर्वे करता है, लोगों से एप्लीकेशन मंगाता है, बहुत सारी चीजें उस प्रक्रिया में की जाती हैं और फिर उसका समस्त का विश्लेषण करता है। पूरा एम्पिरिकल एनालिसिस के बाद उसमें अपनी निष्कर्ष और बाद में फिर अपनी रिकमेंडेशन, जिसे संस्तुति कहते हैं, वो करता है। लगभग इस कमीशन ने 200 रेजोल्यूशन पास किए और जो इसकी मुख्य रिकमेंडेशन थी, अब मैं चाहूंगा आप लोगों का पार्टिसिपेशन। आप में से कोई बताएगा कि इसकी मुख्य रिकमेंडेशन क्या क्या थी? एनीवन? जी सर। हम इस पर चर्चा करेंगे, आपको पढ़ाएंगे नहीं, चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, मंथन करेंगे, इसे रटेंगे नहीं। वैसे तो पीसीएस के एग्जाम में तो बस इतना ही पूछा जाएगा कि हंटर कमीशन किस पे था, लेकिन अगर मेन एग्जाम में आ गया तब आप इस पर लिख नहीं पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हंटर कमीशन या डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पर अगर कोई मेंस में सवाल आता है 150 शब्दों का, तो आप उस पर अच्छे से लिख सकते। हाँ बताएं। जी सर, इसमें ये था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए और जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं उनके नियंत्रण में होना चाहिए और जो माध्यमिक शिक्षा है, जो सेकेंडरी एजुकेशन है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाना चाहिए। एक साहित्यिक होना आप केवल चाहिए। एक ही चीज बताइए, एक ही चीज बताइए, एक ही चीज बताइए। बहुत ओके अच्छा सर, आपने ओके बताया सर। हुमा, आपने बहुत अच्छा बताया। देखिए, डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड का गठन पहली बार इसी कमीशन ने रिकमेंड किया था और ये कहा था कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए एक यूनिफॉर्म व्यवस्था होनी चाहिए प्रत्येक जिले। प्राइमरी एजुकेशन में इससे पहले ये होता था कि हर स्कूल अपने लेवल से अपनी मर्जी से परीक्षाएं कराता था और अभी तक जो एकेडमिक कैलेंडर जैसी चीज नहीं थी। कोई स्कूल मार्च में परीक्षा करा रहा है तो कोई स्कूल जुलाई में परीक्षा करा रहा है। जो आज आप देखते हैं एकेडमिक कैलेंडर जैसी चीज, इसे लाने के लिए और एक सेंट्रल रूप से एक जिले समस्त प्राइमरी विद्यालयों के लिए पेपर का बनाया जाना और उसे व्यवस्थित ढंग से आयोजित कराना के लिए एक बॉडी बनाई जानी थी, एक संस्था बनाई जानी थी, एक संस्था बनाई जानी थी और उस संस्था को बनाए जाने के लिए ही रिकमेंड किया गया, जिस संस्था का नाम था डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल बोर्ड। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है
आज उस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है बेसिकली आज भी वो एग्जिस्ट करता है। जो बेसिक शिक्षा विभाग है वो इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का ही एक आज का रिफाइंड रूप है। एनीवन मोर? कोई और इसमें एड ऑन करना चाहेगा कुछ? यस सर। बोले शाबाश। सर धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन थी। और नेक्स्ट पॉइंट था कि बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम व निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, देखो ये बात बिल्कुल सही है कि बालिकाओं के लिए जो है वो शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन कमीशन ने ये कहा कि जो महिला शिक्षा है वो प्रेसिडेंसी टाउन जितने हैं, 3 ही प्रेसिडेंसी टाउन हुआ करते थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, और इसके अलावा जो उस राज्य में जिले हुआ करते थे उनमें बहुत अच्छी नहीं थी, तो उन पर भी प्रेसिडेंसी टाउन की तर्ज पर ही स्कूल बनाए जाए, इस बात पर जोर दिया गया। और उसके बाद ही जो गर्ल्स इंटर कॉलेज नहीं, सॉरी, गर्ल्स स्कूल्स की बात, इंटर कॉलेज तो शब्द ही नहीं आया था, गर्ल्स स्कूल की बात उसी के बाद ही शुरू हुई। आपने जो कहा कि निशुल्क शिक्षा, तो निशुल्क शिक्षा की अभी तक कोई बात नहीं आई। निशुल्क शिक्षा की बात आएगी 1920 के दशक में, अभी 40 साल और है। सर जो मैंने पढ़ा था बुक में, तो उसमें यही लिखा था कि बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम व निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, ये पढ़ा था मैंने, उनकी ऐसी हो सकता है रिकमेंडेशन थी। बात सही हो और हो सकता है ये बात सही भी हो, शुरुआत हो गई हो, लेकिन ये है कि कंपलसरी और फ्री एजुकेशन की जो बात है ये आई है 1910 और 1920 के बीच में, और इस बात को मूल रूप से उठाया गया गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभी आजादी के पहले का वो पीरियड है ये 1880 का। अभी देखिए कांग्रेस तक बनी नहीं है, छोटी छोटी राजनीतिक संस्थाएं बनी हैं केवल, और चार्ल्स वुड के डिस्पैच को लागू हुए केवल 30 ही साल हुए। ग्रेजुएट्स की संख्या बढ़ रही है, कॉलेजेस की संख्या बढ़ रही है, पढ़े लिखों की समाज में संख्या बढ़ रही है, लेकिन उतना अभी नहीं बना है। आपने किस किताब में पढ़ा है? आपने किस किताब में इसे पढ़ा है? आवाज आ रही है? जी जी सर, वो लोकल बुक है, ऐसे 10th क्लास की थी। हो सकता है हो, लेकिन मुझे आई डाउट, क्योंकि अभी एजुकेशन के उस स्तर पर, और मैं आपको बताऊं जब गोपाल कृष्ण गोखले ने इसका प्रस्ताव रखा कई बार और डिमांड करी, तब भी सरकार इस बात से मुकर गई कि फ्री एजुकेशन हम नहीं दे पाएंगे, कंपलसरी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। हो सकता है, चलिए हम यही चाहते हैं इसी हेलो? तरह की चर्चा हो, हम यही चाहते हैं कि इस ग्रुप में इसी तरह की चर्चा हो, ना कि ये मैं इधर से बोलूं और स्टूडेंट तोते की तरह अपना सिर हिलाता रहे और पढ़ता रहे, सुनता रहे बस। सर आधे घंटे बाद आप पूछो। हेलो? बोला बोला। हाँ हाँ सर मैं ये जो शिक्षा की भी बात की थी, जिससे कि विश्वविद्यालय में प्रवेश में सहायता मिले। क्या कहा, दोबारा बोलिए। सर इसमें जो था वो साहित्यिक शिक्षा पे भी जोर दिया गया था, जिससे कि आगे चलकर मतलब यूनिवर्सिटी में प्रवेश में सहायता मिले। हाँ, साहित्यिक शिक्षा की भी बात थी, और बोले ये कोई? सर दूसरी व्यवहारिक शिक्षा के बारे में भी बताया गया था इसमें। हाँ, 2 तरह की शिक्षा की बात थी, एक साहित्यिक शिक्षा की शिक्षा से क्या होगा, जैसे कि अब आप प्रैक्टिकल नॉलेज से क्या समझते हैं? जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब किसी व्यक्ति को ऐसी शिक्षा देना जो उसके जीवन में काम आ सके। जैसे किसी व्यक्ति को आप लकड़ी का काम सिखाएं, उस जमाने में इतनी आईटी सेक्टर और ये सब इंडस्ट्री तो थी नहीं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लकड़ी का काम सिखाएं, बढ़ईगिरी का काम सिखाएं, तो वो एक तरह की
प्रैक्टिकल एजुकेशन हुई। किसी को लोहारगिरी का काम सिखाएं, वो एक तरह की प्रैक्टिकल एजुकेशन हुई। किसी को बैलगाड़ी बनाने की शिक्षा दें, उस जमाने में बैलगाड़ी ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी, हाल का सब बैलगाड़ी ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी, तो वो एक प्रोफेशनल एजुकेशन थी उस लिहाज से। वो आज का बीटेक था, एक तरह से ये समझ लीजिए। मतलब उस जमाने में शायद बैलगाड़ी बनाने वाले का जो रोजगार का स्तर था वो आज के बीटेक जैसा, बीटेक करके जितना आप कमा पाते हैं वो भी एक प्रोफेशनल काम है। कोई कोडिंग कर रहा है, कोई इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है। तो उस जमाने में हाँ, तो ये कमर्शियल और कमर्शियल एंड वोकेशनल, देखिए व्यवसायिक शिक्षा जो है, कमर्शियल एजुकेशन मतलब कि आपको बही खाते लिखना आना चाहिए, इस तरह की शिक्षा देना है ना। आपको सामान को बेचने में कुछ निपुणता हासिल करनी चाहिए, इस तरह की शिक्षा देना। तो ट्रेड से रिलेटेड शिक्षा देना, ये इस तरह की वोकेशनल एजुकेशन में आता है। और प्योर सब्जेक्ट्स की, जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें ट्यूशन पढ़ाने के अलावा तो कोई काम नहीं कर पाएंगे, कोई मार्केट में तो उसका बहुत ज्यादा यूज है नहीं। या आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, या आप साहित्य पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी साहित्य पढ़ रहे हैं, फारसी साहित्य पढ़ रहे हैं, जो भी साहित्यिक शिक्षा आप ले रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज को बनाए जाने का उद्देश्य ही ये था कि इससे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले और जो साहित्य है उसको इंप्रूव किया जाए। और इस कमीशन ने एक रिकमेंडेशन ये भी करी कि भाई हर आदमी जो है यूनिवर्सिटी में न जाए। इसके लिए जरूरी ये है कि यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस से पहले एक कंपटीशन एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम। हिंदुस्तान में एंट्रेंस एग्जाम यूनिवर्सिटी में, एकेडमिक एंट्रेंस एग्जाम का पहला एग्जाम्पल यही मिलता है। एकेडमिक एंट्रेंस जैसे आप देते हैं ना बीटेक में एंट्रेंस के लिए एग्जाम, एमबीबीएस में एंट्रेंस के लिए एग्जाम, एकेडमिक एजुकेशन ही तो है वो एक तरह की ग्रेजुएशन एग्जाम एजुकेशन ही तो है। तो उसका आपको पहला उल्लेख यही रिकमेंड किया। आप कोई और बोले? शाबाश, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने पार्टिसिपेट किया। बोलिए सर, जिस तरह प्राथमिक शिक्षा के बारे में ये कहा गया था कि नियंत्रण जिला और नगर बोर्ड को सौंपा जाएगा, उसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में इसने रिकमेंडेशन दी कि इसका उत्तरदायित्व स्थानीय और निकायों पर छोड़ दिया जाए, समाज के कुछ धनी लोगों पर। उच्च शिक्षा संस्थाओं के संचालन से सरकार को हट जाना चाहिए, ये भी इसका एक रिकमेंडेशन। ये भी कहा था कि उच्च शिक्षा के संचालन से सरकार को हट जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और ये भी कहा था और इसकी सरकार को कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता और विशेष अनुदान निर्धारित करना चाहिए। भाई उससे फायदा ये होगा कि सरकार अगर इस चीज से हट जाएगी तो लोग एक तो इस उम्मीद से कि भाई सरकारी स्कूल खोलेगी, हमसे क्या लेना देना, तो ये बात ही खत्म हो जाएगी। दूसरे इससे फायदा ये होगा कि जो प्राइवेट लोग हैं, यानी कि जो आम आदमी है और उसमें पैसे वाले लोग हैं, वो स्कूल और कॉलेज खोलने पर जोर देंगे आउट ऑफ फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी। फिलैंथ्रोपिक मतलब परोपकारी या एक तरह से समाज सेवी कार्यों के लिए लोग जो है कॉलेज और स्कूल बनाएंगे। सरकार की जिम्मेदारी ये है कि सरकार उन्हें ग्रांट एंड एड दे। तो उससे ये दो तरफा फायदा हुआ कि एक तो लोगों ने ये कि भाई सरकारी हर जगह स्कूल बनाए, तो उन्होंने कहा सरकार के पास तो इतने संसाधन नहीं है, तो जो प्राइवेट मनी है, जो लोग बनाना चाहते हैं, उन्हें हम ग्रांट एंड एड दे सकते हैं। तो ग्रांट एंड एड का मतलब यही है, आप ये समझो कि टोटल लागत का 10-20-30% तक हम दे सकते हैं। ग्रांट इससे ज्यादा होती भी नहीं, 20% से 80% जो है वो मैनेजमेंट को ही बियर करना पड़ता है उसके। जी सर, इसीलिए इन्होंने बोला था
के निजी संस्थान सरकारी संस्थान से कम मूल्यों पर शिक्षा उपलब्ध करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और और आपने क्या बताया अभी? इन्होंने एक चीज और कही कि जो एडेड स्कूल है वो गवर्नमेंट स्कूल के बराबर ही उनका स्टेटस रखा जाए, मतलब कहीं से भी, और उन्हें पूरी तरह से मान्यता प्रदान की जाए। आपने देखा होगा कि आज भी मैक्सिमम स्कूल जो है, बहुत सारे एडेड स्कूल्स हैं और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनको सरकार ने मान्यता दी है। मतलब ये है कि उनके यहाँ एकेडमिक कैलेंडर फिक्स है, टीचर्स फिक्स हैं, टीचर स्टूडेंट रेशियो फिक्स है, क्यूरिकुलम फिक्स है। भाई किसी चीज का करिकुलम भी तो होगा ना, सिलेबस फिक्स है। ये नहीं है कि कोई स्कूल कुछ पढ़ा रहा, कोई स्कूल कुछ पढ़ा रहा। फिजिक्स का अगर सिलेबस है तो वो हर स्कूल में सेम है। ऐसा तो नहीं है कि किसी में न्यूटन के गति के नियम पढ़ाए जा रहे हो, किसी में केपलर के नियम पढ़ाए जा रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। मिल्टन को अगर कहीं पढ़ाया जा रहा है तो हर जगह आप देखेंगे आज की डेट में तो बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी आ गई। क्वालिटी में यूनिफॉर्मिटी जरूर ना हो, लेकिन जो सिलेबस है उसमें यूनिफॉर्मिटी ऑलमोस्ट। जो बीए में यहाँ पढ़ाया जाता है वही तमिलनाडु बीए में पढ़ाया जाता है। अब ये अलग बात है कि पढ़ने वाले इस तरह के ना हो सिंसियर, और पढ़ाने वाले सिंसियर ना हो। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई जो स्कूल हैं उनमें मैनेजमेंट के स्कूल बढ़ावा दिया जाए, और सरकार उन्हें, अगर वो इन स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं, मान्यता देगी, अगर नहीं करते तो मान्यता रद्द कर दी जाएगी। नेक्स्ट। इसमें एक पॉइंट ये भी था कि सरकार को यथाशीघ्र माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा से हट जाना चाहिए। वो बेसिकली प्रयास था कि सरकारीकरण न किया जाए किसी चीज का, शिक्षा को प्राइवेट हाथों में रहने दिया है। सरकार का काम रेगुलेशन करना है, रूल्स बनाना है, रेगुलेशन करना है, खुद सारी चीजों को चलाना नहीं है। सरकार ने एक डिपार्टमेंट बना दिया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वो उसे रेगुलेट करेगा। सरकार खुद ही स्कूल चलाने लगे, ये ठीक नहीं है। सरकार का काम व्यवसाय करना, व्यापार करना है। सरकार का काम है केवल नियामक की भूमिका निभाना, कंट्रोल, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल, मिनिमम से मिनिमम रेगुलेशन। अगली सिफारिश बताइए भाई, कोई और बताइए। सर हंटर कमीशन के सुझाव के पश्चात में इन्हीं की तर्ज पे सर जो माध्यमिक और कॉलेज जो थे उनमें मतलब तीव्र गति से विस्तार भी हुआ था, और उनके साथ साथ में सर पंजाब विश्वविद्यालय की और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बहुत बढ़िया, शाबाश, आपने पढ़ा है तभी आप बता पा रहे हैं। 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी, 1887 इलाहाबाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की विश्वविद्यालय। स्थापना की। जी सर। और ये बात बिल्कुल सही है कि लगभग ऑलमोस्ट 2 से 3 गुने का अंतर आ गया था स्कूलों की संख्या में, विद्यार्थियों की संख्या में, टीचर्स की संख्या में, सभी में अंतर आया था। एनीवन? सर एक मेरा डाउट है सर इसमें। सर जैसे कि हम देखते हैं इस रिपोर्ट को, मैंने कई जगह सर्च किया, तो सर इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के लिए तो एक लैंग्वेज फिक्स की कि ये शिक्षा देसी भाषाओं में दी जाएगी, लेकिन सर वर्नाकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए जी, लेकिन सर माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में किसी भी लैंग्वेज का कोई जिक्र नहीं किया गया। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही कहा जा सकता वो। है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज को ही वहाँ बढ़ा दे हाँ रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैकाले का तो पूरा ही प्लान इंग्लिश लैंग्वेज का था। इसका सीधा मतलब ये है कि इंग्लिश में ही। ये तो बाद में सेंट्रल कमीशन की रिकमेंडेशन और आएगी, तब ये बीच वाला, और वुड रिस्पेक्ट में भी एंग्लो वर्नाकुलर की बात थी। तो जो पिछले, देखिए अगर कोई नई रिकमेंडेशन नहीं है तो जो पिछली रिकमेंडेशन है वो यथावत चले।
तो और इस पीरियड में बहुत सारे स्कूल बने, और वो जो कंसेप्ट था कि प्राइवेट पूंजी इसमें इनवाइट होनी चाहिए, प्राइवेट लोगों को प्रयास करना चाहिए, मैनेजमेंट के स्कूल होने चाहिए, और वो वास्तव में सफल रहा। और इस पीरियड में और इससे पिछले पीरियड में वुड के डिस्पैच और हंटर कमीशन के बाद जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज को बनाने की फैक्ट्रियां बन गई। ऑलमोस्ट 30 से लेके 50 साल के बीच में एजुकेशन का लेवल बहुत बड़ा, स्प्रेड बहुत बड़ा। संपूर्ण समाज तो साक्षर नहीं हुआ, लेकिन समाज के फिल्ट्रेशन थ्योरी में समाज का मोस्टली जो अपर क्लास था उसमें एजुकेशन एक कंप्लीट मतलब कॉमन फिनोमिना हो गया, और एजुकेशन वाज बिकम ए पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब पहले, उससे पहले एजुकेशन लेना बहुत रेयर बात हुआ करती, लेकिन अब हर बच्चे के लिए जो अपर क्लास थे उनमें अपने बच्चों को पढ़ाने का एक था कि भाई बच्चे को, हमारे को पढ़ना है, चाहे 2 साल पढ़े चाहे 10 साल पढ़े। मतलब अवेयरनेस इतनी आने लगी, और उसी के कारण बहुत सारी राजनीतिक संस्थाओं का जन्म होने लगा, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाजें उठने लगी, धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आवाजें उठने लगी। मतलब तर्क और रैशनैलिटी, जिसे कहते हैं लॉजिक एंड रैशनैलिटी, उसका स्थान लोगों की विचारधारा में आने लगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बेसिकली इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। ये अधिकांश किताबों में लिखा है। बेसिकली अब हमें देखना है कर्जन के प्रयासों को, यानी कि और हम 20 साल आगे चलते हैं, और लॉर्ड कर्जन के पीरियड में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित करी। शिमला में कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए, मैं 1 मिनट आपको शिमला का इतिहास भी बता दूं साथ ही साथ। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अंग्रेजों ने कुछ बनाई और कुछ खरीदी, एंड शिमला वाज वन ऑफ देम। कोई बता सकता है शिमला का कैसे जन्म हुआ? एनीवन? आई थिंक ये कश्मीर के किसी राजा से खरीदा गया। हम्म। कह तो सही रहे हो। बेसिकली 1830 में महाराजा पटियाला से शिमला को खरीदा गया। यस सर। शिमला को खरीदा इसमें सिक्किम के राजा से दार्जिलिंग लिया गया। दार्जिलिंग और शिमला एक जैसा क्लाइमेट है दोनों जगह। तो खैर, कर्जन ने अपनी उसमें स्पीच दी, एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ, लगभग 1 हफ्ते तक वो सम्मेलन चला। कर्जन का ये मानना था कि मैकॉले ने जो भी
चीजें करी एजुकेशन में, और जो उसके अपने पूर्वाग्रह थे भारतीय नॉलेज और भारतीय साहित्य के प्रति, वो गलत थे। और इसके कारण उसने एक बड़ी कोलोसल ब्लंडर कर दी थी, मैं ऐसा कर्जन का मानना था। कोलोसल ब्लंडर का मतलब है ऐसी बड़ी भूल कर दी थी, और एक तरह से एक इन्वर्टेड पिरामिड खड़ा किया। उसके कारण जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं वो बहुत पिछड़ गई हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बेसिकली कर्जन के साथ दिक्कत ये थी कि कर्जन ने बहुत सारे काम किए अपने टाइम काल में, और उन कामों में पुलिस में सुधार, सेना में सुधार, शिक्षा में सुधार, कमीशन, कर्जन के पीरियड को ओमिशन और कमीशन का है, या तो गलतियां हुई, ओमिशन माने गलतियां, और कमीशन या फिर किसी काम के लिए कमीशन बना दो। तो कर्जन ने बहुत सारे काम किए। कर्जन अपने आप को डलहौजी और मैकॉले और वेलेजली अपने आप, वो ये चाहता था कि काम वेलेजली ने हिंदुस्तान में किए, जो काम कॉर्नवालिस ने हिंदुस्तान में किए, जो काम डलहौजी ने हिंदुस्तान में किया, और जो काम हिस्टोरिकल वर्क मैकॉले ने किया, उसी तरह से इतिहास में उसका नाम याद रखा। आप देखेंगे इतने सारे वर्क कर्जन के पीरियड में हुए, इतने सारे उसके पहले के 50 सालों में किसी वायसराय के पीरियड में नहीं, इतने काम हुए। मतलब जो स्थिति डलहौजी की थी 1850 के आसपास, वही 1900 में 50 साल बाद कर्जन। तो खैर, कर्जन ने कहा कि मैं एक नई शिक्षा का प्लान बनाऊंगा, और एजुकेशन के हर हिस्से पर, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो, प्री प्राइमरी एजुकेशन हो, जूनियर एजुकेशन हो, फीमेल एजुकेशन हो, ट्राइबल एजुकेशन हो, बैकवर्ड क्लासेस की एजुकेशन हो, नए नए आयामों पर कर्जन ने विचार करने के लिए इस पूरी सभा को बुलाया, और लगभग 150-200 रेजोल्यूशन पास हुए जो एजुकेशन की हर ब्रांच को टच करते। और उसके बाद कमीशन एक बनाया कर्जन ने, जिसकी अध्यक्षता सर थॉमस रैले ने करी। सर थॉमस रैले कमीशन अगर आता है तो कर्जन के पीरियड का है, और एजुकेशन पर सुधार के लिए रैले कमीशन बनाया। सर थॉमस रैले कमीशन की स्थापना जनवरी 1902 में की। थॉमस रैले कमीशन तो केवल और केवल कर्जन ने इसलिए भी बनाया था कि वो जो भारत में यूनिवर्सिटी शिक्षा है उसकी दशा और दिशा तय कर। और कमीशन से ये साफ साफ मना किया गया था कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर अपनी कोई राय रखे। ये अलग बात है कि शिमला की कॉन्फ्रेंस में कर्जन ने ऑलरेडी बहुत सारे रेजोल्यूशन पास करा दिए। और इसी थॉमस रैले कमीशन की रिपोर्ट जब एक साल बाद दिसंबर 1903 में आई, तो उसके बाद 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का पारित किया गया। अब मैं आप लोगों से चाहूंगा कि जो मैंने पढ़ाया है इस पे आपने क्या पढ़ा है वो भी आप बताओ। एनीवन? आवाज आ रही मेरी? जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। बोले आपने क्या पढ़ा है, अब बोले। सर इसमें एक मेन पॉइंट जो मैंने पढ़ा था कि अब तक जो पहले
जैसे मैकाले माइन्यूट था या वुड फिश था या हंटर कमीशन था, उसमें स्कूल एजुकेशन की बात ज्यादा हो रही थी, इधर एट द प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल। लेकिन यहाँ पर सारी चीजें जो थी वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थी, उसकी नॉर्म्स कैसे सेट किए जाए या कैसे स्टैंडर्ड सेट किया जाए। गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। आगे और बताएं। सर उच्च आप शिक्षा और विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए प्रति वर्ष की स्वीकृति दे दी थी। बहुत बढ़िया। कर्जन नहीं स्वीकृति दी थी, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए लगातार 5 लाख रुपए देने की प्रति वर्ष। रिकमेंडेशन में सर बहुत उच्च बढ़िया। शिक्षा की बात की गई है। तो उच्च शिक्षा के लिए जैसे सर हम्म, स्टडी और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इसमें मतलब ऐसे अध्यापक की ऐसे अध्यापक की नियुक्ति की जाए जो स्पेशलिस्ट हों रिसर्च में स्पेशली, और अच्छे और मतलब रिसर्च के लिए प्रयोगशालाएं और मतलब लैब उच्च स्तर की लाइब्रेरी की स्थापना की जाए। बहुत बढ़िया, शाबाश और शाबाश। सर आगे इसमें ये बताओ। था कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उन पर जो सरकार का नियंत्रण था उनको बढ़ा दिया गया, मतलब उनको वीटो का अधिकार दिया गया। जो विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी नियम आएंगे सीनेट से, उनमें संशोधन करने या उनमें कुछ और नियम की जो निज मानने से। ये बहुत भी था बढ़िया। सर। सदस्य थे उनकी संख्या और उनकी जो अवधि थी वो कम कर दी जानी चाहिए, और जो उनके उप सदस्य थे उनकी मुख्य रूप से जो नियुक्ति होगी वो गवर्नमेंट के द्वारा की जानी चाहिए। मतलब जो फेलो हैं हाँ सर। यूनिवर्सिटी के, वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द फेलो गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट होने चाहिए, और जो जी सर। इलेक्टेड फेलो हैं जिनका जिनका चुनाव होना था, वो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे की यूनिवर्सिटी में फिक्स कर दी गई 20, और अदर यूनिवर्सिटी जो थी जैसे इलाहाबाद और पंजाब, इसमें जो और तब तक तो और बहुत यूनिवर्सिटी बन चुकी थी, तो वो जो यूनिवर्सिटी थी उनमें ये केवल 15 ही रहेंगे। वेरी गुड। और सर एक्चुअली इसमें एक बेटा प्रावधान, फेलो जो होते हैं यूनिवर्सिटी के नॉमिनेटेड, वो यूनिवर्सिटी की डिसीजन मेकिंग में डिसाइड करते हैं। एक तरह से आप यूनिवर्सिटी से कैबिनेट कह सकते हैं। जी सर। और सर में एक चीज का प्रावधान और किया गया था सर, इनमें जो जो गवर्नर जनरल होते थे उनको विश्वविद्यालय की जो क्षेत्रीय सीमा जो होती है वो निर्धारित करने का अधिकार दे दिया गया था। क्षेत्रीय सीमा का कि एक शिक्षा के लिए शिक्षा महानिदेशक की व्यवस्था की जाए, उसका एक पद सृजित किया जाए। बहुत बढ़िया, यही बात मैं सुनना चाह रहा था। बिल्कुल सही है। डायरेक्टर जनरल ऑफ और एजुकेशन सर ये जो है, जो व्यक्ति शाबाश। नियुक्त किया गया था, HW ऑरेंज, हम्म, HW बिल्कुल, ऑरेंज। बहुत बढ़िया। ये किस किताब से पढ़ा है आपने? सर ये किस मैं किताब एक से पढ़ा है? सर ये सर मैंने ये
भी है। सर मैंने तो ये बुक बहुत से नहीं बढ़िया। देखा था, लेकिन मैंने ये एक यूजीसी नेट की बुक थी, उससे देखा था। सर ये एस के पांडे में भी है, हमने भी पढ़ा है सर। बहुत बढ़िया। आप भी बताओ दीपक, आप बोलो। सर सर ये एस के पांडे में से भी पढ़ा है सर। ये भारत के पहले शिक्षा महानिदेशक थे, HW ऑरेंज सर, बहुत बढ़िया, जिनको अपॉइंट किया गया था। गुड। और सर इसमें 2 पॉइंट और थे। आपने जो पहले बताया था विश्वविद्यालय आयोग की जो स्थापना हुई थी। बेटा यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात कर रहे हो हाँ क्या? वो तो सर। बहुत बाद का है। हाँ वो सर इतना नहीं है, उसमें दो। जी सर, जी वो सर। 1953 का है। जी अभी जी हम 1903 पे हैं। जी सर। और बताओ। सर हमने बुक में पढ़ा था, इसमें शामिल जो भारतीय सदस्य थे वो सैयद हुसैन विलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी थे। सर ये कौन थे? 2 सदस्य थे, इंडियन सदस्य थे इसमें। जी जी सर। इसमें सर जो हमारी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो था 1904, उसमें सर कर्जन ने जो रेले थे इसकी अध्यक्षता में से 2 इंडियन लोग शामिल करे गए थे, एक बिलग्रामी और जस्टिस गुरदयाल बनर्जी, जिनकी बात कर रहे हैं ये दीपक। थॉमस रेले कमीशन में कितने मेंबर थे टोटल? सर टोटल 3 मेंबर, 2 मेंबर सर इंडियन, 2 थे। आपने किस किताब में पढ़ा है? सर 2 ही हैं। 2 भारतीय सदस्य होंगे, बाकी मेंबर तो और भी होंगे। हाँ सर, 2 जी भारतीय सर। सदस्य बता रहा हूँ सर मैं। बहुत बढ़िया। अब जाहिर सी बात लेकिन थी। सर इसमें विश्वविद्यालय आयोग जो था, इसमें सर राष्ट्रवादी जो तत्व थे उसकी कड़ी आलोचना भी की गई थी। जी सर, जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने बोला था कि इस अधिनियम के द्वारा जो साम्राज्यवाद है उसको सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है, और ये जो राष्ट्रवादी भावनाओं की हत्या की जा रही है। गोपाल कृष्ण गोखले ने तो यहाँ तक कि कहा था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा को जो पीछे छोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो हमारी इंडियन एजुकेशन है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। गोपाल कृष्ण गोखले ने ये कहा था। देखिए एक चीज जान लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले बेसिकली अपने जमाने के बहुत बड़े लेजेंडरी लीडर हुआ करते थे। उनकी लेजेंडरी लीडरशिप की बात यहां तक है कि उनके 2 शिष्य महात्मा गांधी जी सर। और मोहम्मद अली जिन्ना आज भारत और पाकिस्तान दोनों के क्रमशः राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों ये गोपाल कृष्ण गोखले के ही शिष्य थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले की हैसियत का आप अंदाज खुद ही लगा सकते हैं। उस जमाने में गोपाल कृष्ण गोखले की बात को बहुत ध्यान से सुना जाता था। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही ये कहा था कि कर्जन जो है यूनिवर्सिटीज को चाहता है कि उसके अंडर का कोई ये विभाग है जिसमें वो रात दिन जब चाहे जैसे चाहे कर सके सारे काम। उन्होंने कहा ये तो ऐसा लगता है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो रही है, रेट्रोग्रेसिव मेजर्स किए जा रहे हैं, रेट्रोग्रेडिव मेजर किए जा रहे हैं, रेट्रोग्रेसिव मेजर किए जा रहे हैं। और कर्जन नहीं चाहते कि जो प्राइवेट मनी और जो मैनेजमेंट के स्कूल खुल रहे हैं साधारण भाषा में, वो और खोले जाएं। आप एक चीज देखिएगा कि जितने भी डीएवी कॉलेजेस खुले हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजेस, हंसराज कॉलेज, इस तरह के जितने भी बहुत सारे कॉलेज खुले हैं, जो एंग्लो वैदिक कॉलेज खुले हैं, ये ऑलमोस्ट इसी पीरियड के, मतलब ये सब फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी के तहत ही खोले गए हैं।
व्यवस्था थी 1904 की। इसके बाद अब हम इसमें 10 साल और आगे चलते हैं। इस दौरान 1913 में, सॉरी 2013 में कहना चाह रहा था, 2000 लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी, क्योंकि अभी हमने भारत में संवैधानिक विकास नहीं पढ़ा है। एजुकेशन फैल गई है, संवैधानिक संस्थाएं भी बन रही हैं, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज भी बन रही हैं जहां लोग अपनी बात रख सकें। इलेक्शन का प्रोसीजर भी थोड़ा बहुत शुरू हो चुका है। लैंड होल्डिंग कैपेसिटी पर निर्भर करते थे। वोटिंग राइट केवल पढ़े लिखे कुछ लोगों को और जमींदारों को ही हुआ करते थे। हर व्यक्ति, आम आदमी वोट नहीं दे सकता था। तो वो भी जो चुनिंदा वोटिंग राइट्स थे, उन्हीं के आधार पर जो लोग इलेक्ट हुआ करते थे, वही अपनी बातें रखा करते थे। ये निर्धारित की जाए। गोपाल कृष्ण गोखले ने ये प्रयास किया कि गवर्नमेंट का इन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। आज के उसे प्राइवेट मेंबर बिल कह सकते हैं। एक रेजोल्यूशन रखा कि कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन की जाए और फ्री की जाए। ये गोपाल कृष्ण गोखले की तरफ से प्रयास किया गया। लेकिन गवर्नमेंट ने इसका जवाब ये दिया कि भाई, हम पूरे हिंदुस्तान में कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन का मतलब है कि हर गांव में स्कूल खोलना, जो अब 2013 में 100 साल बाद पूरा हो पाया है। मुझे लगता है अब तो शायद हर गांव में स्कूल है। ट्राइबल बेल्ट को छोड़कर, जैसे यूपी में तो मैं समझता हूं शायद हर गांव में स्कूल है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये नहीं कर सकते हम कि हम कंपलसरी भी दें और फ्री भी दें। मतलब हर गांव में स्कूल खोले, इसका तो मतलब सीधे सीधे यही है। और फिर वहां टीचर की व्यवस्था करें, उन्हें वेतन दें। तो गवर्नमेंट ने इस बात को डिनाई कर दिया। हाँ, इतनी बात जरूर कही गवर्नमेंट ने कि हम निरक्षरता को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। एजुकेट करने में और साक्षर बनाने में अंतर है। साक्षर बनाने में तो अगर व्यक्ति कोई अपना हस्ताक्षर कर पा रहा है तो वो साक्षर है, और एजुकेटेड का मतलब है कि वो व्यक्ति तर्कपूर्ण निर्णय कर सके, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स जानता हो, वो एजुकेटेड कहा जाएगा। हो सकता है उसने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, लेकिन ऐसा प्राय होता नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन और तर्कपूर्ण निर्णय दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। तर्कपूर्ण निर्णय भी वही कर पाता है जिसे सारे फैक्ट पता हो, और फैक्ट का ज्ञान होगा आपको फॉर्मल एजुकेशन से। आप ये सोचे कि साधारण आप जो है कहीं रह करके जो सामाजिक ज्ञान है उसी से सारे निर्णय तर्कपूर्ण कर पाएंगे, ऐसा प्राय बहुत असंभव होता है। इसलिए दोनों मिलती जुलती चीजें हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें। तो उसके बाद ये फरवरी का रेजोल्यूशन है गोपाल कृष्ण गोखले का। भारत में बड़ौदा स्टेट ने केवल एकमात्र, क्योंकि बड़ौदा स्टेट तब अंग्रेजों के शासन के अधीन नहीं थी, वहां के महाराजा ने व्यवस्था कर दी थी कि कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। संभवतः इसी को देखते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने ये पूरा प्लान बनाया होगा और इसे पूरे हिंदुस्तान में लागू कराने का प्रयास किया। इस बारे में कोई अपना विचार रखना चाहे आप में से? एनीवन? सर, वो जो बड़ौदा में जो अनिवार्य जो शिक्षा प्रारंभ करने का प्रयास किया था, वो केवल प्राइमरी ही थी। हाँ, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भी एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करी थी। एलिमेंट्री मतलब प्राइमरी एजुकेशन। ओके सर। गवर्नमेंट ने ये जरूर कहा कि हम प्राइवेट एफर्ट्स को बढ़ावा देंगे और
सेकेंडरी एजुकेशन में स्कूलों की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़ाई जाएगी। और ये कहा गवर्नमेंट ने अपने रेजोल्यूशन में, जो बात मानी वो ये थी कि हम प्रत्येक प्रोविंस में, हर सूबे में एक यूनिवर्सिटी जरूर बनाएंगे। इसीलिए ये जो आगरा यूनिवर्सिटी है बहुत पुरानी है, यूपी के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है ये। लेकिन बेकार है सर। क्यों? ही इज राइट सर। मैं जब ग्रेजुएशन करता था तब एक बात बहुत प्रचलित थी यहाँ कि जब आप नॉर्मल पेपर देते हैं तो अगर आपको इम्प्रूवमेंट करना है तब री एग्जाम की व्यवस्था थी। अब होती है नहीं होती री एग्जाम? सर होते हैं। सर होता है। हाँ, तो लोगों ने ये कहा कि भाई आप गलती से भी अगर आपके नंबर कम आए तो री एग्जाम मत भर देना, क्योंकि हो सकता है कि री एग्जाम में आपके नंबर या और कम हो जाए या री एग्जाम का रिजल्ट ही ना आए। सर अभी बस अब मुझे उल्टा नहीं हो मालूम गया क्या है। स्थिति है। सर अभी क्या? उल्टा हो गया है। सर अभी जैसे बोलते हैं कि अगर री दोगे तो अच्छे मार्क्स बनेंगे, क्योंकि री ना कैंपस में ही जाके होता है, अच्छा, कॉलेजेस में नहीं होता सर यहाँ पर। ओके। अब तो मोस्टली अच्छा, सर वो लोग वहीं आगरा यूनिवर्सिटी इम्प्रूवमेंट से भी पढ़ते बढ़ते हैं अलग से। हैं। ओके। तो ये 1913 तक की व्यवस्था थी। उसके 4 साल बाद ही गवर्नमेंट ने डॉक्टर एमी सेडलर की अध्यक्षता में एक फिर कमीशन बनाया, और जो कमीशन था बेसिकली वो यूनिवर्सिटी कमीशन था 1917 से लेके 19 के बीच में। लेकिन कमीशन ने स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी एजुकेशन सभी पर अपनी रिकमेंडेशन दी, और जो कमीशन बनाया गया था मूल रूप से तो वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के विवाद के बाद बना था। वो किसी दिन आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि वो एक्चुअली कैलकाटा यूनिवर्सिटी में हुआ क्या था जिस कारण वो कमीशन बना था। तो खैर, वो बाद में उसका दायरा बढ़ा दिया गया और उसने ओवरऑल पूरी एजुकेशन पर अपनी रिपोर्ट दी। इसके भी 2 इंडियन मेंबर थे, वन वाज हिंदू एंड वन वाज मुस्लिम। सर आशुतोष मुखर्जी इसके हिंदू मेंबर थे और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद इसके मुस्लिम मेंबर थे। 2 इंडियन मेंबर थे इसके। डॉक्टर एमी सेडलर ये बेसिकली जो लीड यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर हुआ करते थे। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि मिस्टर सेडलर इंग्लैंड में पब्लिक स्कूलों के जन्मदाता कहे जाते हैं। आप में से कितने बच्चे हैं जो पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए हैं? पब्लिक स्कूल नहीं कहते कि भाई वो जो इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल चलते हैं, जैसे जी दिल्ली पब्लिक सर। स्कूल, जागरण पब्लिक स्कूल, लखनऊ पब्लिक स्कूल है। जी सर। तो सर वो पब्लिक स्कूल कंपलसरी का होते हैं सर, कंसेप्ट हिंदी ही यही मीडियम लेके इंग्लिश आए। मीडियम? हाँ है सर जो इंग्लिश हिंदी मीडियम होते हैं सर, नहीं नहीं, दोनों पब्लिक कंपलसरी? स्कूल ये जो हाँ जो पब्लिक स्कूल नहीं है, जो जैसे आपके अलीगढ़ में बहुत सारे स्कूल्स हैं जी जी जो बेसिकली पब्लिक स्कूल्स हैं, जो जो बिल्कुल टिपिकल तरीके से अंग्रेजी ही पढ़ाते हैं। अब जी बिल्कुल जी जिनमें सर। पढ़ाने में गार्जियन का ये यकीन है कि इसमें बच्चा पढ़ा नहीं कि मंगल ग्रह पे पहुंचा नहीं। जी सर। दे आर बेसिकली पब्लिक स्कूल। जी इंटरनेशनल स्कूल है, किसी ने अपना नाम रख रखा है कॉस्मोस स्कूल, किसी ने पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े लोफ्टी नाम, और उनके बड़े बड़े तरीके से वो इंग्लिश को पढ़ाते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ाते हैं, जो करिकुलम उसे पूरा कराते हैं और जी उनमें सर। पढ़ के बच्चे की माना जाता है। वो जो पब्लिक स्कूल का कंसेप्ट है
पब्लिक स्कूल, नॉट गवर्नमेंट स्कूल। पब्लिक स्कूल का जो कंसेप्ट है, जो मैनेजमेंट बेस्ड ही था, लेकिन उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बहुत जोर दिया जाता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया जाता है, जो आप किसी भी और हिंदी मीडियम के या किसी भी इवन इंग्लिश मीडियम के इंटर कॉलेज से बेहतर पाएंगे। दे आर बेसिकली, तो मिस्टर सैडलर इज द फाउंडर ऑफ पब्लिक स्कूल्स इन इंग्लैंड। ये कंसेप्ट उन्हीं का था। तो सैडलर कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, हम मूल चीज पे आते हैं, वो क्या क्या थी? जी अब आप में से कोई शेयर करेगा? सर फर्स्टली तो सर जो अभी हमें दिखता है 10+2+3 वाला स्ट्रक्चर, वो सर यहीं से जनरेट हुआ था। बहुत बढ़िया, शाबाश। 10+2 मतलब कि इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट मतलब इस तरह से जो जिसे कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन का जन्मदाता यही थे। और हाई स्कूल के बाद, मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया था जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने कहा इंटरमीडिएट बोर्ड्स सैडलर कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर ही जो ब्रिटिश सूबे बनाए गए, कोई 1920 में बना, कोई 1921 में बना, कोई 22 में बना, कोई 23 में बना। इंटरमीडिएट एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ये मैक्सिमम जगहों पर बनाए गए। इसीलिए आप देखिए सीबीएसई को भी क्या कहते हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एक संस्था है जो कि स्कूलों का नियामन करती है, उन्हें रिकॉग्निशन देती है, उनमें एग्जाम का पैटर्न फिक्स करती है, उसमें पेपर सेट करती है, उनका एवेल्युएशन करती है, उनकी एक्रेडिटेशन करती है, उनका ग्रेडिंग करती है, सब कुछ करती है। बहुत सारी चीजें हैं। वो हम कोई बीएड तो कर नहीं रहे जो उसकी हमें जरूरत हो, हम तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो ये सैडलर कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि इंटरमीडिएट बोर्ड बनाया जाए, हाई स्कूल के बाद या 10th के बाद सीधे यूनिवर्सिटी में एडमिशन न दिया, जिससे कि इंडियन यूनिवर्सिटी पर बोझ भी कम हो सके उसमें एडमिशन पाने वालों का, और अच्छे स्टूडेंट ही जा सकें। आप बताएं, और बताएं। सर एक इसका जो मेन वो था कि रिकमेंडेशन डिस्टेंस लर्निंग बोल सकते हैं सर उसको, कि जो स्टूडेंट कॉलेज की शिक्षा लेना चाहते हैं और वो विश्वविद्यालय नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए भी इसमें एजुकेशन का प्रावधान किया गया है, डिस्टेंस लर्निंग। और सर इसमें ये था कि जो यूनिवर्सिटीज के लिए जो रूल बनाए जाए, उन्हें ध्यान रखा जाए कि वो ज्यादा कठोर ना हो, ज्यादा हार्ड ना बनाए जाए। ठीक है। सर कलकत्ता विश्वविद्यालय को बंगाल सरकार के अधीन कर दिया उसने। बिल्कुल सही बात है। और सर इसमें ये था कि जो माध्यमिक जो एजुकेशन है और जो उच्चतर माध्यमिक एजुकेशन है, उसके अच्छे प्रशासन के लिए, उसके अच्छे नियंत्रण के लिए मतलब उनका अलग अलग गठन कर दिया जाए। सर सभी यूनिवर्सिटी में कुलपति की नियुक्ति का भी उसमें था। बहुत बढ़िया। और प्रेजेंट टाइम सर और प्रेजेंट टाइम में ग्रेजुएशन में 3 वर्ष के पाठ्यक्रम का भी इन्होंने दिया था। हाँ सर, ग्रेजुएशन जो प्रेजेंट टाइम में 3 इयर्स का है, इसी में आया था पहली बार। ये कैसे पता इसी आपको? की रिपोर्ट के आधार पे ही सर जो बनारस और अलीगढ़, ढाका, लखनऊ, यहाँ पे यूनिवर्सिटियों की स्थापना हुई थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी भी इसी में बनी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी, ढाका भी, उस्मानिया भी, हैदराबाद, लखनऊ और ये सब बनारस भी इसी में हुआ। हैदराबाद, बनारस भी, सब 1915 से लेकर 1920-25 के बीच में बनी। ये 3 वर्ष वाली बात किस किताब में लिखी हुई है? ये सर एस के पांडे की बुक है, उसमें सर ये विपिन चंद्रा में भी, एस के पांडे में भी है। सर एस के पांडे में भी है और सर दृष्टि पब्लिकेशन में भी है। सर विपिन चंद्रा में भी दिया है। हाँ सर, ये स्पेक्ट्रम में भी दे रखा है। गुड। और ऑनर्स कोर्स की भी बात इसी में की गई कि नॉर्मल ग्रेजुएशन या ऑनर्स। जी सर, इसी में दोनों को अलग कर दिया गया था। दोनों को अलग कर दिया गया। जी जी।
और बताएं। सर इसी में इसमें पहली बार व्यावसायिक कॉलेज खोलने के भी ध्यान दिया गया सर। व्यवसाय कॉलेज खोलने की भी ध्यान दिया गया। ठीक। जी इसी सर। में पहली बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी व्यवस्था इसी में की गई, जिसमें कि एक यूनिवर्सिटी जिसमें बहुत सारे कॉलेज फैले हुए हैं। आगरा यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में भी फैली हुई है, एटा में भी फैली हुई है, बहुत सारी जगह फैली हुई है। उसके बजाय इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय सेंट्रलाइज यूनिटरी कम रेजिडेंशियल बॉडी, जहां बच्चे निवास, जैसे एएमयू है, जैसे बीएचयू है, जहां बच्चे रहते भी हैं और शिक्षा भी वहीं लेते हैं, कोई उनसे एफिलेटेड कॉलेज नहीं है। ये बात भी पहली बार इस स्कीम में की गई कि यूनिवर्सिटी के जो पुराना पिछला 50 साल का मॉडल है या 70 साल का मॉडल है, 1857 से लेके अब 1917 आ गया, 50 से 70 साल हो गए ऑलमोस्ट, तो उसकी जगह अब ये व्यवस्था भी की जाए। तो आप देखेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी भी एक जमाने में रेजिडेंशियल हुआ करती थी, बीएचयू भी रेजिडेंशियल थी, एएमयू भी रेजिडेंशियल थी, उस्मानिया भी रेजिडेंशियल। और इसी के द्वारा वुमेन एजुकेशन बोर्ड भी बनाया गया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में स्पेशल बोर्ड फॉर वुमेन एजुकेशन इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी। शाबाश, ये बिल्कुल सर याद होने चाहिए। सर मेंस इसकी एग्जाम जब हमने बहुत दिए, याद हमें तब ये याद थे सारे बिल्कुल, जी सर। तभी आप लिख पाते हैं। इसी में इतने अच्छे नंबर मिल जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। हाँ सर सर इसमें यूपी जो में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बना था इसमें, अरे संयुक्त यूपी का प्रांत जो था उसका। इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड है, शायद 1921 का ही तो है। जी सर। जो आपकी मार्कशीट या सनद पे लिखा होगा ना, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड सेकेंडरी एजुकेशन, हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। इसी कमीशन की रिकमेंडेशन पे जगह जगह बोर्ड बने थे। और बोला कोई? सर ढाका में और कलकत्ता में सर जो विश्वविद्यालय के जो टीचर्स थे ना, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था की गई थी सर। ठीक। सर स्टूडेंट वेलफेयर के लिए बोर्ड ऑफ स्टूडेंट भी बनाया था, इसकी बनाने के लिए रिकमेंडेशन थी। बहुत बढ़िया। चलिए सर अब हम माध्यमिक सैलरी का। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में करने का भी इन्होंने बताया था। माध्यमिक शिक्षा तो एंग्लो वर्नाकुलर ही थी। इसमें भी उन्होंने दिया था मातृभाषा में। मातृभाषा तो वर्नाकुलर हो गई, एंग्लो वर्नाकुलर मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स। वर्नाकुलर मतलब बिल्कुल देसी भाषा, जैसे महाराष्ट्र में तो मराठी, तमिलनाडु में तो तमिल, और यूपी में है तो हिंदी। एंग्लो वर्नाकुलर मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स, और एंग्लिशिस्ट मतलब बिल्कुल प्योर इंग्लिश मीडियम। जितना आप लोग बता रहे हैं ना, इतना अगर आप मेंस में सवाल आए इतना लिख आए तो 10 में से 7 नंबर मिलेगा। इतना कोई लिख नहीं पाता। बस मैं चाहूंगा कि जो साहिबान बोल नहीं रहे हैं वो भी अपने जुबान को थोड़ा, कि आराम को थोड़ा बंद करें और बोलने का प्रयास करें। अब आगे के डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार हुए 1919 में, उसके अंतर्गत जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था ये हस्तांतरित विषयों में था, ट्रांसफर्ड। हस्तांतरित विषयों का मतलब कि जो जो इलेक्टेड व्यक्ति है, जो मिनिस्टर बनेगा, उसको देखना था। तो ये बेसिकली जो लोग इलेक्ट हुआ करते थे और बाद में मंत्रिमंडल में मंत्री बना करते थे, उनको दे दिया जाता था। गृह मंत्रालय कभी नहीं दिया गया, वो तो पुलिस का कंट्रोल तो अंग्रेजों ने हमेशा अपने पास ही रखा। एग्रीकल्चर दे दिया या जो एजुकेशन दे दिया। और वो जब हम संवैधानिक विकास देखेंगे तब पढ़ाएंगे। इसके बाद हम आपको प्रेस पढ़ाना चाहेंगे। और प्रेस के बाद आप क्या पढ़ना चाहते हैं ये बताएं, क्योंकि अभी हमें प्रेस के बाद जो है आपको जो वायसराय हैं केनिंग के बाद के वो पढ़ाने हैं, स्पेशली लिटन और रिपन दोनों पढ़ाने हैं। किताबों में वही ज्यादा दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको और सारे वायसराय भी पढ़ाऊंगा।
और उसके बाद कर्जन को भी पढ़ाऊंगा। और इसी के साथ साथ फिर जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है, खुदीराम बोस और वो सब बताना है। और उसी के साथ साथ फिर कांग्रेस का उदय, कांग्रेस के फेजेस, नरम दल, गरम दल, ये सब आपको बताने हैं। और इनके पीछे की रोचक कहानियां भी आपको बतानी है ताकि आपको याद रह सके। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रेस, और प्रेस के बाद क्या पढ़ाया जाए आपको? पहले आपको वो ले लिया जाए क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट? जी सर, जी वही सर। ले लीजिए। यस सर, यस सर। नहीं सर, क्योंकि उसे बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल रखिएगा डेवलपमेंट, सर। सर नहीं जो सर वही लो सर, वो इनमें जो हार्ड है थोड़ा। मतलब जो सर इनके इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हुए हैं वो बता दीजिए। जैसे रैयतवाड़ी हुई, जो भी व्यवस्था थी इनकी, औद्योगिकरण जो हुआ था यहाँ पे। बबीता आपने क्लास नहीं करी है? मैं रैयतवाड़ी महलवाड़ी पढ़ा चुका हूँ। जी सर। सर तो ये वाली क्लास सर मिस हो गई होगी। हाँ, आप वो उड़ान वाले वीडियो जो इन्होंने डाले आज, रैयतवाड़ी महलवाड़ी में पहले ही पढ़ा चुका। ओके सर। और बल्कि मैं ट्राइबल मूवमेंट भी पढ़ा सर चुका अभी हूँ। एजुकेशन में रह गया सर। सर एजुकेशन पॉलिसी अरे और भाई सर वो तो कुछ है ही, वो तो प्लान रह पढ़ाऊंगा गए ही हैं। पढ़ाऊंगा। अरे पढ़ाऊंगा वो, मैं अगली क्लास के ओके बारे में सर, पूछ सॉरी रहा हूँ सर। कि नेक्स्ट टाइम आप क्या पढ़। हाँ, क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि हम लोग चार्टर एक्ट से बहुत आगे निकल आए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के अब जो हमारी कहानी है वो 1857 तक आ गई है ना। और इसके बाद ये बहुत सारे जो है, तो इतना हम कर सकते हैं कि 1853 के चार्टर एक्ट और 1858 की साम्राज्य की घोषणा तक तो हम पहले पढ़ ही सकते हैं। उसके बाद 1861 का पढ़ाएंगे और उसी के साथ साथ उसी जमाने में कैनिंग के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है ना। 1861 के बाद जो और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उससे पहले हम आपको लिटन और रिपन के बारे में भी बताएंगे, ताकि आप ये समझें कि ये सारी चीजें एक साथ अलग अलग नहीं है बल्कि एक साथ चली हैं। मतलब जैसे कि अब एजुकेशन का डेवलपमेंट हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी तो डेवलपमेंट हो रहा है, प्रेस का भी तो लिबर्टी हो रही है, सब चीजें साथ साथ चल रही हैं। जी सर, इसी में कंफ्यूजन होता है, साथ में चलेगा तो सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए अब जो है अगली क्लास में चार्टर एक्ट क्लियर कर लिए जाए, ठीक है ना, क्योंकि वही पीछे छूट रहे हैं। जी सर। और उसके बाद हम फिर वायसराय के पीरियड को चलेंगे और उसी पीरियड में आपने देख लिया कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। चलिए, अगला विकास क्या है इसमें? तो हुआ ये इसमें कि ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में ये जो काम था राज्य सरकारों को दे दिया गया और राज्य सरकारों ने भी ये काम जो है जो मिनिस्टर इलेक्ट हुआ करते थे उनको दे दिया। और लगभग 1902 से कर्जन के पीरियड से जो ग्रांट दी जा रही थी वो 1921 में आकर के खत्म कर दी गई। 20 साल चली वो ग्रांट। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है वो अदर डिपार्टमेंट के साथ एमलगेट कर दिया गया और यह अब राज्य सरकार का विषय हो गया। अब देखिए 1920 के बाद इस देश में राजनीतिक जागृति अपने चरम पर पहुंचने लगी और ये वो फेज है 1915 से लेकर 1947 तक का जिसे गांधी एरा कहा जाता है। और इसमें लगातार आंदोलन हुए, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी भी बढ़ी। असहयोग आंदोलन हुआ 1919-20 में, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ 1930 में, फिर अल्टीमेटली भारत छोड़ो आंदोलन। और देखिए 1920 में अंग्रेजों ने एजुकेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान भी देना इसलिए बंद कर दिया कि वो पीरियड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों को जर्मनी से युद्ध को जीतने की जरूरत थी।
उनका सारा ध्यान यूरोप में अपनी सत्ता को बनाए रखने पे था और जर्मनी को हर हाल में हराने के लिए था, जो सेंट्रल पावर्स थी, जिसमें टर्की शामिल है और जर्मनी शामिल है और कुछ अन्य देश शामिल है। तो आप देखेंगे कि इस पीरियड में कोई बहुत व्यवस्था उनके द्वारा नहीं की गई और ऑलमोस्ट पूरा 10 साल, मतलब आप समझिए कि 1914 में 13 में उन्होंने रेजोल्यूशन गोखले वाला के बाद अपनी कुछ व्यवस्था बनाई थी कि भाई गोखले ने डिमांड किया कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन, तो 1913 में ही उन्होंने कहा, जो मैंने आपको बताया कि इतना इतना हम कर देंगे। फिर सेडलर कमीशन बना दिया। सेडलर कमीशन जब बना तब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से लेकर 1919 के बीच में, और उसके बाद के 10 सालों में, यानी कि वो पीरियड इंडिया में भी अनरेस्ट का था और यूरोप में भी एक तरह से युद्ध के बाद की शांति का था। उनके बहुत सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके थे, इसलिए एजुकेशन के स्प्रेड के लिए उन्होंने कुछ अपनी तरफ से बहुत प्रयास नहीं किया। जो एजुकेशन बढ़ी वो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी के कारण बढ़ी, डेट इज ड्यू टू उस जमाने में बहुत सारे लोगों ने दान दिए स्कूल बनाने के लिए। आपका ये मालवीय पुस्तकालय, ये भी 1889 के 80 के आसपास का है। ये मेरा कहने का मतलब है कि हंटर कमीशन के बाद से 1880 से लेकर के और 1930 के पीरियड में, इन 50 सालों में भारत में शिक्षा के विकास में अंग्रेजों से ज्यादा श्रेय हिंदुस्तानियों को जाता है। और उन्होंने, जो हिंदुस्तान में उस जमाने में धनाढ्य लोग हुआ करते थे, जो शिक्षित लोग हुआ करते थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया शिक्षक संस्थाओं को बनाने के। आज भी आप किसी भी शहर में चले जाइए, जो मेजोरिटी में शिक्षा के बड़े स्कूल्स हैं, वो 1880 से लेकर के 1930 और 40-35 तक के बने हुए मैक्सिमम। मेरी बात से सहमत है? आप बताइए, आप जिन जिन संस्थाओं में पढ़े हैं, जिन जिन शहरों में, उनमें मैक्सिमम बड़े स्कूल जो हैं, जो आज भी चल रहे हैं, या बड़े नामी ग्रामी स्कूल हो गए, उसी 50 सालों के बने हुए। गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास नहीं किया, केवल सेडलर कमीशन बनाया। सेडलर कमीशन ने अपनी अपनी रिकमेंडेशन दी उसके हिसाब से, लेकिन स्कूल बनाना, उसमें टीचर्स को बनाना, इसीलिए सेडलर कमीशन ने, ये सेडलर कमीशन जिन परिस्थितियों में आया था, इसीलिए उसने गवर्नमेंट के कंट्रोल से उसे रिलैक्स किया। हर जगह आप देखेंगे बिल्कुल यूनिवर्सिटी एक्ट से जस्ट अपोजिट इनकी रिकमेंडेशन थी कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास अब इतना पैसा नहीं है। वार एफर्ट करने थे उन्हें। वार एफर्ट के बीच में वो एजुकेशन पे कहां खर्च कर देंगे पैसे? आर्मी पे भी तो पैसा खर्च होना था। वर्ल्ड वॉर के दौरान जीडीपी का 25% आर्मी पे खर्च होता था। आज कोई बता सकता है कि हमारा डिफेंस बजट जो है वो जीडीपी का कितना परसेंट है? एनीवन? कंफर्म नहीं पता, चलिए लेकिन पढ़िएगा फिर बताइए। 2.5% के आसपास होगा मेरे 6% करने के लिए 6 या 7% होगा मुझे, 6 से ज्यादा, हाँ 7 से इससे ज्यादा नहीं होगा। 6% करने के लिए कहा गया है सर, जो अभी हाँ, नई 5 शिक्षा नीति आई है उसमें। मैं बता तो रहा हूँ, 25% बजट आर्मी पे खर्च होता था। इसीलिए सेडलर कमीशन ने, मैंने इसलिए बताया ना कि मात्र पढ़ना ही नहीं, उसे समझना भी है, नहीं तो उन्हीं श्रीमान जी की तरह कर जाएंगे जो अफगानिस्तान में जो है वो स्कूल खोले दे रहे थे। तो इसी वजह से इस पीरियड में जो डेवलपमेंट है वो हिंदुस्तानी लोगों के प्रयासों से ही हुआ। खैर, अब हम आते हैं 1929 में हर्टोग कमेटी। हर्टोग कमेटी ने भी कोई स्कूल नहीं बनाई, केवल और केवल हर्टोग कमेटी बनाई इसलिए गई थी ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुधारा जा सके। और हर्टोग कमेटी ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों एजुकेशन पर अपनी रिकमेंडेशन दी, और तीनों एजुकेशन पर रिकमेंडेशन में उसने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए रिकमेंडेशन। हर्टोग कमेटी की रिकमेंडेशन याद है किसी को? कोई नई व्यवस्था नहीं, केवल क्वालिटी बढ़ी है इसमें। कोई उन्होंने ड्रेस्टिक चेंज नहीं किया,
उसके बाद कोई ड्रेस्टिक चेंज नहीं किया। सर इसमें बता। एक पॉइंट जो था वो था कि क्वालिटी विद्यालयों में इंप्रूवमेंट की जो बात सर होगी, लंबी चौड़ी लफाजियां होंगी, बस लंबी चौड़ी लफाजियां, बस यही बोला था कोई कि बेसिक यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात नहीं होगी है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऐसे स्टूडेंट को दिया जाए जो जो सीरियस हो। उच्च शिक्षा की। हाँ सर यही इसकी मेन रिकमेंडेशन। और इसने ये भी कहा होगा, ये भी कहा था कि भाई ये जो है, जो मिडिल वाले हैं, जो मतलब हाई स्कूल इंटर वाले, इन सबको वोकेशनल कोर्सेज की तरफ डाइवर्ट किया जाए। इंडस्ट्रियल, देखिए इस जमाने में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जब वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद ये जो ईयर्स थे, आप ये समझ लीजिए कि यूरोप में 1914 से लेकर 1945 तक ये जो पीरियड था यूरोप का, दोनों वर्ल्ड वॉर्स का, दोनों वर्ल्ड वॉर्स के बीच का, ये पीरियड ऑफ टर्मोइल कहा जाता है। मतलब या तो युद्ध हो रहा आवाज नहीं आ रही क्या? जी सर। तो सार्जेंट प्लान में बहुत सारी चीजें थी। बाद में जितने कमीशन बने उन्होंने भी इन रिकमेंडेशंस को कहा कि हाँ ये बात सही है। हाँ सर, कुछ इसमें जो चीजें तो ऐसी थी जो 2020 में की जा रही हैं, अब हाँ 2010 सर, में की जा रही हैं। तो इसमें एक चीज जोड़ी गई थी, जो दिव्यांगजन है उनको शारीरिक और मानसिक रूप से सर शिक्षा दिए जाने की बात की गई थी इसमें। और सर जो टीचरों के लिए जो प्रशिक्षण केंद्र थे उनकी भी स्थापना की बात की गई थी। हाँ। और सर एक रिकमेंडेशन और थी इसमें कि 20 सालों के जो वयस्क व्यक्ति, जो व्यक्ति थे, मतलब जो छात्र थे, उनको साक्षर बनाने के लिए बोला गया था। बीच में आज से 10-15 साल पहले तक बहुत चला था ये कार्यक्रम। क्या था जी वो? सर। बुजुर्गों को पढ़ाने वाला साक्षरता अभियान। अब तो बंद हो गया, साक्षरता खैर अभियान, हाँ। साक्षरता अभियान बहुत चला है। तो ये प्लान था सार्जेंट का। सर सर ये भी थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाने के लिए भी रिकमेंडेशन थी, जैसे कि उस टाइम इंग्लैंड में होती थी, मैंने आपसे कहा जो ना कि बाद सभी में चीजों की 1956 में जाकर। हर वो चीज की रिकमेंडेशन थी जो किसी भी सिस्टम को आइडियल बनाने के लिए थी। बहुत सारी चीजों की रिकमेंडेशन, क्योंकि उन्हें करना तो था नहीं, वो तो 3 साल बाद ही विदा हो गए। इसके बाद राधा कृष्णन कमीशन है, यूजीसी है, और कोठारी कमीशन है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। इसे हम पढ़ेंगे जब हम 1947 से लेकर 2020 तक के पीरियड को पढ़ रहे हो हिस्ट्री। मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न हिस्ट्री, बिल्कुल लेटेस्ट हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे होंगे तब हम इसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट चीजें हैं। अब आप में से कोई कोई सवाल पूछना चाहे तो बताएं।
एनीवन? ये जो नए बच्चे आए हैं इसमें से, उनमें से कौन कौन क्लास कर रहे हैं? एक तो मुझे, हाँ बोलो बोलो शिवम, तुम बोलो। सर मैं ये कह रहा था, मतलब हर एक मतलब जो प्लान आया है उसमें प्राथमिक शिक्षा पे बहुत जोर दिया गया है, लेकिन सर आज तक ये शिक्षा क्यों नहीं सुधरी? मतलब वही है। सुधर तो भाई हर स्कूल बन गया, और क्या चाहिए? नहीं सर, वो भी इतना कहाँ सुधार हुआ है सर? कहाँ पढ़ाते हैं टीचर वगैरह गाँव के स्कूलों में? ना बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसमें कमीशन क्या करे, गवर्नमेंट क्या करे? कमीशन का काम अपना रिकमेंडेशन देना था। ये तो हर टीचर की जिम्मेदारी है कि वो एजुकेट करे, और टीचर से भी ज्यादा जिम्मेदारी घर के माँ बाप की है, जो छोटे बच्चों को वो खुद पढ़ाएं। भाई माँ बाप ने तो ये सोच रखा है कि स्कूल जा रहे हैं बस पर्याप्त है, तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत नहीं। जी सर, सर घर पे भी ध्यान देना पड़ता है बच्चों के साथ। ये है ना, सर बिल्कुल सही बात है। ज्यादातर सर सरकारी स्कूल में हमने देखा है सर, पढ़ाई कमी होती है सर, कमी पढ़ाते हैं सर। प्राथमिक विद्यालयों में तो सब बच्चे जाते हैं तो बुक और पेंसिल कॉपी उनके बैग में रहती ही नहीं है, गांव में तो। तो ये जिम्मेदारी तो माँ बाप की है सर सर थोड़ा सा माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकारी स्कूल में ज्यादातर सर हमने भी देखा है, बिल्कुल टीचर कहीं और होते हैं, बच्चे कहीं और होते हैं, कोई टाइम टेबल नहीं होता सर, और सर अरे चेकिंग वगैरह भी नहीं हो पाती है सर। प्राइवेट स्कूल में 15,000 लेने वाला अध्यापक पब्लिक स्कूल में बच्चे को बहुत योग्य बनाने का प्रयास करता है, वहीं 45,000 और 60,000 लेने वाला अध्यापक उतना नहीं क्वालिटी इंप्रूव कर पाता। लेकिन उसका बहुत बड़ा सर एक कारण क्वेश्चन, अध्यापकों का भी, सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। अध्यापकों का नहीं बल्कि उनके अभिभावकों का भी। हाँ। मेरा एक क्वेश्चन है सर। हम्म। सर मेरी एक बात हाजा की हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ सर, सामाजिक स्टेटस से मेरे शब्द गलत हो सकते हैं, लेकिन सर मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि सर जो प्राइमरी टीचर होते हैं या फिर सर जो हमारे गवर्नमेंट, जैसे हमारे डीएस कॉलेज उनके प्रोफेसर हैं सर, सर उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? ये मैं समझ नहीं पाया आज तक सर, रीजन क्या है इसका? भाई आप हिंदुस्तान में आपने आर्टिकल 17, 18, 19 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हर सर। व्यक्ति को स्वतंत्रता है शिक्षा की कि वो अपने बच्चे को जो है जहां चाहे वहां पढ़ाए। ये आप ठीक है किसी सर, को लेकिन कैसे सर बाध्य कर सकते हैं कि साहब तुम जो है इसी रोड पे चलोगे, उस रोड पर हाँ नहीं चलोगे? सर, मैं बाध्य की बात नहीं कर रहा, लेकिन सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब एक प्राइमरी टीचर के जब दूसरे बच्चे आते हैं सर, ठीक है, वहां हम लोग ये कहते हैं कि प्राइमरी टीचर बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं सर। अगर वहीं पे उनके बच्चे होंगे तब कैसा महसूस होगा सर? तो उनके बच्चों को कोई कानूनी बाध्यता नहीं की जा सकती पढ़ाने के लिए। और सर एक कारण और भी है सर, जो पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए बच्चे होते हैं ना सर, और वो प्राइमरी के टीचर बनेंगे सर, तो फिर शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा सर, ये भी सत्य है। अब इसमें तो भैया ये कैसे सत्य हो सकता है? इसमें तो पूरा कमीशन ही बनना चाहिए फिर से। सर ये बात 30 भी साल हो गए, 20 पूरा साल अंतर में दिखता है कमीशन सर, बन जाता पूरा है। अंतर बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट दिखता है सर। नहीं अजय भैया, ये बात भी तो होती है कि जब उसका स्टेटस इतना सही है, वो वहां पे जानने पढ़ाई में भेज रहे हैं उनको, तो जरूरी थोड़ा ना कि वो टीचिंग लाइन में ही बच्चों को भेजे। यहाँ पे उनका तो बजट एजुकेशन के लिए बाहर भेजा जा रहा है उनको अलग के लिए, तो उनका कुछ और ही सोच रखा होगा उन्होंने। नहीं मैं तो पहले बोल चुका हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ अपनी जगह। नहीं वो बात जो कह रहे हो आप सही कह रहे हो, पर जरूरी थोड़ा ना है कि वो टीचिंग डिपार्टमेंट में ही आए। हेलो सर, एक जानकारी के लिए क्वेश्चन था। सर जैसे कहते हैं कि स्टेट में ये सेंट्रल विश्वविद्यालय है, ये राज्य विश्वविद्यालय है, तो सर इसका काम कैसे होता है? इसका सिस्टम सर हमें समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा बता दीजिए। अरे शिक्षा किस चीज का विषय है? कंकरेंट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट में? सर कंकरेंट समवर्ती सूची, तो बस सर दोनों बना सकते हैं। समवर्ती सूची में है सर, बस वहाँ का राजीव गांधी गवर्नमेंट ने किया था ना इसे। जी जी सर।
तो सेंट्रल में है तो सही HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, अब नाम बदल के फिर शिक्षा मंत्रालय कर दिया उसका, तो दोनों बना सकते जी इसे हम सर एक डिटेल में क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसे हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पढ़ रहे होंगे। इंडियन गवर्नेंस के तहत जब हम मिनिस्ट्रीज पढ़ेंगे, मिनिस्ट्रीज भी हम पढ़ाएंगे आपको, मिनिस्ट्रीज पढ़ेंगे तो उस पीरियड में हम पढ़ेंगे इस मिनिस्ट्री का क्या काम है। हाँ, जब हिस्ट्री पूरी हो जाएगी ना उसके बाद मिनिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं, तब आपकी समझ में आ जाएगा कि आज का प्रशासन कैसे चल रहा है। ओके सर। तो फिर अब और कोई बात हो तो बताएं। जो नए बच्चे जोड़े हैं उनमें से कुछ बच्चे क्लास में उन्हें ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है? जी सर, हमारा सर काफी समझ में आया सर। कौन बोला? सर फातिमा खान। अच्छा, समझ में आया। जी सर। एक और बच्चा इसमें मुझे दिख रहा है, त्रिभुवन, समझ में आ रहा है भाई तुम्हारे? एक शीलेंद्र कुमार है, इनकी समझ में आ रहा है? Sir, sorry to disturb you. हाँ, Sir, Priyanshi here. प्रियांशी, Yes, sir. हाँ बताएं। सर मेरे को चीजें आप समझा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन मेरे को कुछ चीजें आ रही हैं समझ में, बट कुछ चीजों में मेरे को कंफ्यूज हो रहा है। शायद मैं अभी मेरा भी नया है, मुझे टॉपिक्स अभी जैसे आपने मेरे को बताया था मैकुलर कमेटी, सर मेरे को ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही कि ये आप ये हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पार्ट है ना पॉलिटी में? कौन सी चीज? सर जो अभी आपने ये मैकुलर कमेटी बताया, इसका अभी आपने बताया था हंटर कमीशन, तो सर ये सारी चीजें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आती है ना? हाँ, एजुकेशन का, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन आपके कोर्स में है ना, हिस्ट्री में। अच्छा, तो सर इसके मैं मतलब प्रीवियस जितनी वीडियोस हैं पहले वो स्टडी करूं, देख लीजिए। क्योंकि मेरा मैशअप हो रहा हमने है। तो 1707 से पढ़ाना शुरू किया है। जी 1707 से हम लोग 1857 पे आ गए। उसके बाद जी अब ये एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, फिर प्रेस पढ़ा। तो सर अब जो आप नेक्स्ट हाँ, प्रेस। टॉपिक पढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो सर वो प्रेस होगा। और जो अभी अभी आपने उसी के रिगार्डिंग में बोला था नहीं, कि जब आप प्रीवियस पढ़ाएंगे तो आप प्रेस के उसको बाद वो जो मॉडरेट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ाएंगे। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, और उसी के साथ वो तो मॉडरेस्ट और बाद में जाएंगे ना, एक्सट्रीमिस्ट जब हम होता है। 1857 से तो आगे बढ़े। अच्छा, 1857 से ओके। फिर आएंगे, जो वायसरॉय हैं उन्हें बताएंगे, सारे उस पीरियड के रहे। फिर ओके आपको कैनिंग बताएंगे, कैनिंग के बाद फिर आपको लेटन और रिपन बताएंगे। ओके सर। ठीक है भाई, मेरे सर। मोबाइल की अब बैटरी बैठ रही है। ओके ठीक है ना? सर, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, गुड नाइट सर। गुड नाइट थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। जी सर। ओके।